हे एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। देखेंगे 12 अप्रैल 2021 यानी आज की तारीख के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को। इस वीडियो के अंदर हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो बढ़ते हैं आगे। एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को इस वीडियो के अंदर। तो आज का सबसे पहला आर्टिकल होने वाला है ईवीएम मशीन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये क्यों है न्यूज़ के अंदर? अभी हाल ही में देखो इलेक्शंस हुए हैं आसाम के अंदर, तो उसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने ईवीएम मशीन के ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग नए रूल्स अनाउंस किए हैं, तो डिस्कस करेंगे उस पूरे प्रोटोकॉल को। उसके बाद सेकंड आर्टिकल में हम बात करेंगे चिंतन वैष्णव जी के बारे में। कौन है ये पर्सनैलिटी और किस चीज़ के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। उसके बाद इंडिया सीचिल्स रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है हमारे सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करेंगे सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन के बारे में। ये कौन सी बॉडी है, इसका क्या काम है और क्यों न्यूज़ के अंदर है, डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो फिफ्थ आर्टिकल है ये थोड़ा सा पुराना है। ऑब्वियस ही बात है, पिछले कुछ दिनों हमारा ये न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड नहीं हो पाया था, लगातार 3-4 दिन, तो उसके बीच यहाँ पर ये आर्टिकल छूट गया था। नाउ अब इसको हम कवर करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में जानेंगे, कब इसको ऑब्जर्व किया जाता है, क्या है इसका इस बार का थीम। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। सिक्स्थ आर्टिकल में हम बात करेंगे शीतलक्ष्या रिवर के बारे में। यह रिवर कहाँ पर है एग्जैक्टली, क्यों न्यूज़ के अंदर है। फिर उसके बाद आईएनएस सर्वेक्षक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है ये वाला भी। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बात करेंगे। मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ये एनआईए कौन सी बॉडी है, क्या काम करती है, कब लाई गई थी। उसके बाद एट द लास्ट हम बात करेंगे हरे कृष्णा मेहताब जी के बारे में। ये क्यों पर्सनैलिटी न्यूज़ के अंदर है और एक बेसिकली ऑथर हैं, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। नाउ उससे पहले सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, और एक बात याद रखना, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। अगर आप लोग पिछले कुछ दिनों से वाकिफ होंगे इस डेली करंट अफेयर से, तो फिर आप इस क्वेश्चन का जवाब ऑब्वियसली बात है ज़रूर बहुत ही आसानी से दे पाओगे। देखो क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द 48th सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 24 अप्रैल 2021। देखो अभी हमारे नए सीजीआई अपॉइंट किए गए हैं। अब ये क्या नाम है इनका आप लोगों को बताना है। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थे, जो उससे पहले वीडियो आ रहा था मैंने तब भी कवर किया था। तो आप लोगों को एटलीस्ट इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में सभी को देना है। क्या नाम है उनका? जस्टिस उदय, या फिर जस्टिस रोहिंटन फली नारीमन, या फिर जस्टिस एनवी रमन, या फिर जस्टिस अजय मानिक राव। नाउ सही आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। नाउ यहाँ पर अभी तक आपने स्टडी ग्लोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। नाउ यह है सबसे पहला आर्टिकल। बात करी गई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। देखो पिछले सप्ताह की बात है, हुआ क्या था, आसाम में इलेक्शंस हुए और वहाँ पर जो ये ईवीएम मशीन है, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए इस ईवीएम मशीन को देखा गया एक प्राइवेट व्हीकल में। वहाँ के जो बीजेपी एमएलए हैं उनकी वाइफ की कार के अंदर इस ईवीएम मशीन को देखा गया। इस ईवीएम मशीन को उस कार में ले जाया जा रहा था। नाउ ये सारी चीज़ें देखने के बाद देखो हुआ क्या कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने नए प्रोटोकॉल्स जारी कर दिए हैं कि जो ईवीएम मशीन है अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा तो आपको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। ये देख पाओगे आप, इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था। आसाम इलेक्शंस के बीच में जो ईवीएम ट्रांसपोर्ट है और जो कैंपेन है उसको बैन कर दिया गया था, और जैसे यहाँ पर पता चला ये सब कुछ हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने वहाँ के जो उस पर्टिकुलर एरिया के जो इलेक्शंस थे उसको दोबारा से रिपोल करवाएं। नाउ देखो यहाँ पे आप देख पाओगे जो इलेक्शन कमीशन है उसने नए प्रोटोकॉल बता दिए हैं। ये क्या क्या प्रोटोकॉल हैं इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होगा क्या, जैसे ही कहीं पर इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो जो ईवीएम मशीन है उसको किसी भी प्राइवेट कस्टडी में नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी हाल में किसी भी प्राइवेट कस्टडी में इस पूरे इलेक्शन जो ये हमारा ईवीएम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको प्राइवेट व्हीकल या फिर प्राइवेट प्लेसेस में नहीं लेकर जाएगा।
ओके, ये पहला यहाँ पे बताया गया। दूसरा यहाँ पर ये बोला गया जितनी भी ईवीएम्स हैं वोटिंग होने के बाद इसको पूरी तरह से कवर कर दिया जाएगा पुलिस से, यानी आर्म्ड पुलिस जो है इस पूरे ईवीएम को कवर करके रखेंगी हर टाइम वक्त। ठीक है ना, उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पे ये भी बोला गया, देखो ये हुआ क्या था, ये जो पोलिंग स्टेशन 149 है, कहाँ पर, राताबरी सीट, ये बेसिकली आसाम के अंदर जो अभी यहाँ पर हुआ था, ये पूरा का पूरा मुद्दा, तो वो बोला गया है कि इसकी वजह से जो ईसीज के रूल हैं वो वॉयलेट हो गए हैं, उनका हनन हुआ है। नाउ अब क्या है, अब यहाँ पर नए प्रोटोकॉल आ गए हैं, अगर अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर यहाँ पर अगेन ईसी का वॉयलेशन होगा, जो भी रूल्स हैं, और उसके रिगार्डिंग फिर स्टेप्स भी लिया जाएगा। नाउ यहाँ पे ये भी बोला गया था, देखो जो अभी मैंने आपको बताया कि उसको कार में लेकर जा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, तो जो वो मशीन है उसको देखा गया तो उसकी सील वगैरह नहीं, कुछ भी ओपन नहीं हुई थी, मतलब कि सेफ था बिल्कुल, लेकिन फिर भी जो है इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे रिपोल करने को कहा था। ओके, ये पूरा मुद्दा था, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ अब इस आर्टिकल से रिलेटेड बनता है एक क्वेश्चन, अब आपको बताना है कि जो अभी प्रोटोकॉल लॉन्च किए गए हैं विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन प्राइवेट व्हीकल, अभी हमने डिस्कस किया कि इसको प्राइवेट व्हीकल या प्राइवेट कस्टडी में नहीं लेकर जाया जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट ही हो जाता है गलत। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जितने भी ईवीएम्स हैं वोटिंग होने के बाद क्या होगा, उनको पुलिस जो है कवर करके रखेगी हर वक्त, बिल्कुल सही है, हमने अभी डिस्कस किया था, तो इसका आंसर हो गया बी, यानी सेकंड ओनली। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है चिंतन वैष्णव जी के बारे में, ये एक सोशियो टेक्नोलॉजिस्ट हैं और इनको अपॉइंट करा गया है मिशन डायरेक्टर। मिशन डायरेक्टर किस चीज़ का, एम का, एम की फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन, तो इसका मिशन डायरेक्टर पर अपॉइंट किया गया है। आपको याद रखना है इनका नाम है ये चिंतन वैष्णव। ओके, नाउ ये जो मिशन डायरेक्टर, सॉरी ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, ये गवर्नमेंट का, सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि नीति आयोग के अंडर में आता है। ये आप देख पाओगे लाइव मिनट का आर्टिकल है जिसमें बताया गया था चिंतन वैष्णव अपॉइंटेड एज अ मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। ओके, नाउ इनका नाम अब आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सनैलिटी है ये। इनकी जो आप कह सकते हो स्टडी है वो मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि यूएस के अंदर है, वहाँ से इन्होंने आप कह सकते हो पीएचडी करी है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और पॉलिसी से, और यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्होंने पढ़ रखा है। अगर हम लोग बात करें इंजीनियर हैं, ट्रेंड हैं बिल्कुल, और काफ़ी हद तक अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से टैकल कर पाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर बन जाते हैं। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इनको एम का जो है एज अ मिशन डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। नाउ अब ये एम का क्या मिशन है, अब मेन एम का जो ये अटल इनोवेशन मिशन है, इसका मेन काम ये है कि देखो जो आज के टाइम पर हमारी कंट्री है उसके अंदर एक इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरशिप वाला इकोसिस्टम क्रिएट करा जा सके, नए नए आविष्कार हो, इस तरह का सिस्टम हम लोग बना सकें। अब उसके लिए क्या करा जा रहा है, उसके लिए एम ने क्या करा है, एस्टेब्लिश कर दिया लगभग 7259 अटल थिंकरिंग लैब्स को बनाया गया है स्कूल के अंदर। लगभग 650 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने लैब्स बनाए गए हैं, जिससे क्या होगा 3.5 मिलियन स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सिखाया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इससे हमारा आने वाला टाइम भी उज्जवल होता हुआ नजर आएगा। नाउ यहाँ पे अब बनता है इस क्वेश्चन से सॉरी इस आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन। यहाँ पे बात करी गई है जो ये अटल इनोवेशन मिशन है, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो डॉक्टर चिंतन वैष्णव है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ मिशन डायरेक्टर अटल इनोवेशन मिशन का, तो क्या बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है पहला पॉइंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, एम का क्या मिशन है, क्रिएट करना, प्रमोट करना एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करे। जी हाँ, सेकंड वाला भी सही है, बिल्कुल हमने अभी बात करी थी इसकी, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। नाउ आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। यहाँ बात करी गई है सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन है ये कौन सी बॉडी है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये हुआ क्या है बेसिकली, न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने रिव्यू किया है एक मॉडर्नाइजेशन प्लान। यानी कि देखो वेयर हाउस किसको बोलते हैं, हम गोदाम को बोलते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे। नाउ इन गोदाम को हम लोग कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, कैसे हम लोग इनको डबल कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करी गई है।
ये आप देख पाओगे इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। जो पीयूष गोयल साहब हैं उन्होंने बोला कि जो सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन है आज के टाइम पर ज़रूरत है कि उसको अपनी जो स्टोरेज कैपेसिटी है यानी गोदाम है, गोदाम की जो कैपेसिटी है उसको डबल कर देनी चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर पाएँ। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे वही चीज़ अगेन बोली गई है कि हम लोगों का टारगेट ये है कि 2023 तक जो आज के टाइम पर हमारे वेयर हाउसेज हैं हम उनको पूरी तरह से डबल कर दें। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हुई। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टैटिक पोर्शन के बारे में जहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ये जो सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 के तहत। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी है तो उसको हम लोग किसी ना किसी एक्ट के थ्रू लाए हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है तो समझ लेना उसको एक्ट के थ्रू लाया गया है। तो जो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 है उसके लिए उसके तहत हम लोगों ने इस बॉडी को इस तरीके से एस्टेब्लिश किया है। नाउ उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने पूरी तरह से इस बॉडी को वर्किंग में लेकर आए हैं 1956 के अंदर। सॉरी, ये एक पब्लिक वेयरहाउस ऑपरेटर है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये एक पब्लिक वेयरहाउस ऑपरेटर है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 1956 में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं, सेकंड पॉइंट को मारो गोली। दूसरा लास्ट पॉइंट क्या है, जो इसके हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली के अंदर। अब ये तीन चीज़ें ध्यान रखना। नाउ अब बन गया है इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन, ये बोला गया है सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है ये आप लोग को बताना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 के तहत। जी हाँ, अभी हमने बिल्कुल यही पढ़ा है, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है हेडक्वार्टर जो है इसके वो है मुंबई के अंदर। बिल्कुल गलत है, हमने अभी देखा कि उसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका 1 यानी कि ए, ओनली 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। ना उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में। तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे है अभी हमने इसको हाल ही में ऑब्जर्व किया है 7 अप्रैल 2021 को। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो डे है इसको हम लोग 7 अप्रैल को ही मनाते हैं हर साल। ये देख पाओगे ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑल इंडिया रेडियो अगर हम लोग बात करें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ डे है इसको 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। आपको ध्यान देना है पूरी तरह से, इसको एक स्पॉन्सरशिप यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्पॉन्सरशिप के अंडर हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और 1950 से हम लोग लगातार वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। ओके, और इसी के साथ जो 7 अप्रैल है उसको WHO की एनिवर्सरी भी मनाई जाती है। और WHO की एनिवर्सरी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में इसको फाउंड किया गया था, इसको खोजा गया था। नाउ अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये जो WHO है इसका क्या थीम है, इसका जो थीम यानी विषय जो है इस बार का वो ये है बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, यानी कि एक अच्छा और हेल्दी वर्ल्ड बनाना सभी लोगों के लिए यहाँ पर इसका इस बार का थीम है। नाउ अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको बताना है वर्ल्ड हेल्थ डे से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 3 अप्रैल 2021 में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो थीम है इस साल का वो है बिल्ड अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। तो स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने अभी पढ़ा है इसको 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी, 2 ओनली। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है शीतलक्ष्य रिवर के बारे में। तो जो बांग्लादेश के अंदर एक बोट थी वो टकरा गई। आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक छोटी सी बोट थी, उसके अंदर 50 पैसेंजर थे, वो एक बड़े से शिप से टकरा गई। कहाँ पर, बांग्लादेश के नारायणगंज में। और वो टकराने के बाद पलट गई और उसमें 26 लोगों की जान चली गई। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये कौन सा आर्टिकल है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। यार ये इंपॉर्टेंट मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं लगा था, लेकिन जब इसके बारे में मैंने रिसर्च किया तो बहुत सारे आप कह सकते हो जितने भी हमारे UPSC के लिए मैगजीन्स आती हैं अलग अलग कोचिंग सेंटर्स की, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, तो उसके अंदर सभी जगह पर इसको कवर किया गया था। चाहे अगर हम बात करें विजन IAS की, इनसाइट IAS की, ठीक है, IAS बाबा की, तो सभी जगह पर इसको कवर किया गया था वाजीराम IAS के लिए। तो हमने उसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको समझाना बिल्कुल सही समझा।
तो ये हिंदुस्तान के टाइम्स के अंदर भी आर्टिकल देखने को मिला था। उसके बाद मैंने और रिसर्च करी तो फिर हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी आर्टिकल आया था। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये कुछ बोट जो है इस तरीके से यहाँ पे पलट गई थी। नाउ ये जो शीतलक्ष्या रिवर है इसको हम लोग, अब आपको ध्यान देना है, इसको लक्ष्या रिवर भी बोलते हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। आपको ध्यान देना है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। ओके, नाउ अभी मैं आपको ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में बताऊंगा ये क्या होते हैं बेसिकली। देखो जो ये रिवर है ये पहले तो कैसे बहती हुई आती है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे बहती है, फिर उसके बाद ईस्ट साइड में चली जाती है। इस तरीके से जो है ये रिवर का फ्लो देखने को मिलेगा। और जो इसका अपर वाला पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं बानर रिवर। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि जो शीतलक्ष्या रिवर है ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। कौन से रिवर की आपको बताना है। तो आपने अभी पढ़ा कि ये जो शीतलक्ष्या रिवर है ये ब्रह्मपुत्र रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। अब आपने सुना होगा एक तो होता है ट्रिब्यूटरी और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। देखो ट्रिब्यूटरी काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। अगर हम लोग एग्जैक्टली डेफिनेशन देखें तो ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर। छोटी छोटी नदियां जो कि आपस में मिलकर एक बड़ी नदी बना देती हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? इसका अपोजिट, बड़ी नदी टूटकर छोटी छोटी नदी में अलग अलग जाके बह जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। तो शीतलक्ष्या रिवर भी एक छोटे से टुकड़े में यानी ब्रह्मपुत्र से निकल कर आती है छोटी सी जगह में। ठीक है, फिर वो भी बहती है। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है आईएनएस सर्वेक्षक के बारे में, यानी इंडियन नेवल शिप सर्वेक्षक। ये एक भारत का जहाज है बहुत बड़ा सा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आईएनएस सर्वेक्षक न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप का मतलब देखो, जो हाइड्रोग्राफिक का मतलब ये है जो समुद्र है वहाँ पर ये सर्वे करने वाले हैं कि मेजर करेंगे कितनी गहराई है उसकी। ठीक है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है उस एरिया के अंदर। ठीक है, तो उस समुद्र के अंदर सर्वे वगैरह करा जाएगा। नाउ ये उसी के लिए शिप का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ ये जो शिप है ये डिप्लॉय किया गया है मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस और ये हमारा जो शिप है ये आपस में मिलकर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने वाले हैं। ठीक है, इसमें मॉरिशन काउंटर पार्ट भी होंगे, यानी मॉरिशन के लोग भी होंगे और हमारा शिप भी होगा। हम दोनों मिलकर जो है यहाँ पर सर्वे करने वाले हैं मॉरिशस के अंदर। नाउ अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मॉरिशस की लोकेशन ये आप देख पाओगे ये है, और मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। ओके, तो पोर्ट लुइस पर ये गया है शिप, तो इसके बारे में ध्यान देना है। नाउ आप देख पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डायरेक्टली आर्टिकल दिया गया है आईएनएस सर्वेक्षक इन मॉरिशस। तो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप देख पाओगे डिप्लॉयमेंट के टाइम पर जब इस शिप को फैलाया जा रहा था, भेजा जा रहा था, तो फिर यहाँ पर देखो कहाँ पर भेजा गया। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ये शिप विजिट किया है पोर्ट लुइस जो कि मॉरिशस की आज के टाइम पर कैपिटल है। वहाँ पर जाकर हम लोग हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने वाले हैं। जो भी समुद्र है उसका सर्वे करेंगे, डीप उसकी देखेंगे कि हाँ कितना मेजरमेंट करेंगे, कितनी डेप्थ है उसकी। ठीक है, और वहाँ का जो स्पेसिफिकेशंस है उस पर्टिकुलर एरिया का, वो सब हम लोग जांच करने वाले हैं। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो शिप है इसके साथ साथ एक चेतक हेलीकॉप्टर भी गया है, जिसको जिसको भी डिप्लॉय करा जाए। जब सर्वे करा जाएगा ना तो उस हेलीकॉप्टर को भी डिप्लॉय करा जाएगा, उस हेलीकॉप्टर को भी वहाँ पर रखा जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर दूसरी तरफ हम लोग देखें तो ये जो आईएनएस सर्वेक्षक है, जो ये हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है, इसने पहले भी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करके सर्वेस किए हैं। जैसे कि मॉरिशस के साथ पहले कर चुके हैं, सीचिल्स के साथ भी कर चुके हैं, तांजानिया और कीनिया के साथ भी हम लोग पहले ये जो अपने जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है वो कर चुके हैं। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आईएनएस सर्वेक्षक। ये जो आईएनएस सर्वेक्षक है ये कौन सा जहाज़ है जो कि अभी हाल ही के अंदर न्यूज़ में देखने को मिला था? सबसे पहला हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है, या फिर न्यूक्लियर पावर मशीन है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है। तो आसानी से यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर पाओगे। यह है एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में, एनआईए। तो जो हमारे फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोला जाता है इनको, प्रदीप शर्मा, इनको बुलाया गया एनआईए के द्वारा, इस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, ताकि इनसे सवाल जवाब करे जाएं। मुकेश अंबानी बॉम्ब
आप कह सकते हो बॉम्ब नहीं कह सकते, एक टेरर स्केयर केस रिलेटेड यहाँ पर जो एक मुद्दा हो गया था, मैंने आपको समझाया भी था। मुकेश अंबानी के घर के सामने जो एक कार मिली थी उसके अंदर एक्सप्लोसिव जो है जिलेटिन देखने को मिला था, ठीक है। तो वो उसी केस से रिलेटेड जो है इनको बुलाया गया। नाउ अब हमने मुद्दे पर आते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल आया था। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ ये काम करती है पूरी तरह से और लॉज वगैरह को इम्प्लीमेंट करती है। और इसकी भी पेरेंट एजेंसी कौन है, यानी किसके अंडर में आती है, ये आती है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। इसको कब लाया गया था, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्रिएट किया गया था 2008 के बाद, ठीक है। जब मुंबई के अंदर आपको मालूम है एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद ही यहाँ पर एनआईए को हमने इस्टेब्लिश किया था। नाउ इसका क्या ज्यूरिसडिक्शन है, तो ये एजेंसी है, इसके पास पावर क्या क्या है। इसके पास पावर ये है कि ये टेरर रिलेटेड यानी आतंकवाद से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं हमारे राज्य के अंदर जो देखने को मिलते हैं उसके रिगार्डिंग ये अपना काम करती है। उसके बाद जो राज्य सरकार है, कभी कभी जो राज्य सरकार भी कहती है कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी केंद्र सरकार से कि अगर कोई मुद्दा हो जाता है स्टेट के अंदर, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर जो बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हाँ जो ये केस है उसको हैंड ओवर कर दिया जाए एनआईए को। यानी कि अगर स्टेट के अंदर कोई बड़ा मुद्दा हो जाता है तो उसको भी हैंड ओवर कर दिया जाता है एनआईए को। तो बहुत बड़ी बॉडी है एनआईए। एनआईए का हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर और उसके और भी बहुत सारे ब्रांच ऑफिसेस हैं अलग अलग 8 जगहों पर। नाउ स्टैटिक पोर्शन अगर हम कवर करें तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसमें एक बदलाव भी किया गया था, इसमें संशोधन कर दिया गया था साल 2019 के अंदर। लाया कब गया था इसको, साल 2008 में, बदलाव कर दिया गया साल 2019 के अंदर। तो साल 2019 में जो पार्लियामेंट है उसने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट बिल 2019 पास किया। इसके अंदर क्या हुआ, बदलाव ये हुआ कि जो ये एजेंसी है इसकी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इस आप कह सकते हो एक स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट दे दिया गया। और अब क्या हो गया, ये टेररिस्ट आतंकवाद के खिलाफ तो स्टेप उठाएंगे ही। मान लो कोई इंडियन एम्बेसीज है उनके खिलाफ कोई आतंकवाद का अटैक हो रहा है, एक्ट करा गया है, तो उसके खिलाफ यहाँ पे एजेंसी काम करेगी। और या फिर ड्रग आर्म्स के से रिलेटेड कोई केस हो गया, या फिर वेमेन को ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है, वेमेन को इधर से उधर इलीगल किया जाता है, तो फिर वो सब के खिलाफ भी अब यहाँ पर ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेप उठाने वाला है। ओके, यानी इसकी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे उठता है एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो एनआईए है ये एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आतंकवाद के खिलाफ काम करता है और लॉस को इम्प्लीमेंट करता है, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया। सेकेंड पॉइंट आता है कि ये आती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशंस के अंडर, बिल्कुल नहीं, ये आती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, ये हमने अभी देखा था, है ना। तो इसका जो आंसर है वो हो गया वन ओनली, यानी पहला करेक्ट है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिया सीचिल्स रिलेशन के बारे में। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं इन्होंने सीचिल्स के साथ मिलकर उद्घाटन कर दिए बहुत सारे भारतीय प्रोजेक्ट्स के। अब ये भारतीय प्रोजेक्ट्स कहाँ पर लगाए जाएंगे, ये लगाए जाएंगे सीचिल्स के अंदर। ओके, नाउ ये देख पाओगे आप, लाइव मिनट का आर्टिकल है, यहाँ पे बताया गया था इंडिया और सीचिल्स दोनों मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग सीचिल्स की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है इंडिया का मैप और इंडिया के कंपैरिजन में नीचे आपको यहाँ पर जो है सीचिल्स ये वाला एरिया यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हो, ये है सीचिल्स और सीचिल्स की कैपिटल है विक्टोरिया। ओके, ये वाला एरिया। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मोदी जी ने बोला कि जो सीचिल्स है हमारा एक सेंट्रल इंडियाज़ वर्जन है, यानी कि देखो इंडिया का एक विजन है। इंडिया का विजन क्या है, सागर। सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी करें और या तो उनकी हम लोग ग्रोथ के ऊपर काम करें। तो ये हमारा एक विजन लेकर चलते हैं हम लोग। तो उसका एक पार्ट बन चुका है, उसका एक सेंट्रल बन चुका है, सेंटर पार्ट बन चुका है सीचिल्स, यानी हम सीचिल्स के सिक्योरिटी और उसकी ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे। दूसरी तरफ देखो, जब सीचिल्स को ज़रूरत थी तब इंडिया ने पूरा पूरा साथ दिया है, क्योंकि हुआ क्या था, अभी जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी परेशानियां पड़ी हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी एसेंशियल मेडिसिन और लगभग 50,000 डोजेज मेड इन इंडिया वैक्सीन जो हैं वो भेजी हैं सीचिल्स को। और सीचिल्स ऐसी पहली अफ्रीकन कंट्री बन चुकी थी जिसने जो है मेड इन इंडिया वैक्सीन को रिसीव किया है।
ओके। और साथ ही साथ भारत ने वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है एक नया मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग, कहाँ पर, सीचल्स के अंदर। तो आप देख पाओगे लगातार वहाँ पर हम लोग जो है ग्रोथ की तरफ काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखो क्या है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को ग्रो करने के लिए, उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया, हमने गिफ्ट में दे दिया है एक बहुत बड़ा शिप, और उस शिप की कॉस्ट है लगभग 100 करोड़ रुपए। उसके साथ साथ इंडिया ने हैंड ओवर किया है 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट भी उसको दिया है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग लगातार सीचल्स के अंदर लगा रहे हैं। नाउ अब इसके रिगार्डिंग उठ जाता है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखो आपको बताना है इंडिया सेचल्स के रिलेशंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडिया ने हैंडओवर किया है एक मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल, जैसा कि मैंने बताया इंडिया ने अभी गिफ्ट किया है एक बहुत बड़ा वेसल। तो हाँ बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट ये बताता है इंडिया ने 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट भी हैंडओवर कर दिया है सेचल्स को। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है हरे कृष्णा मेहताब जी के बारे में। तो जो हमारे पीएम साहब हैं मोदी जी, इन्होंने रिलीज़ कर दी है, फिलहाल तो अभी यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ बुक ओडिशा। देखो एक किताब है जिसका नाम है ओडिशा इतिहास, तो उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो उसको आप कह सकते हो रिलीज़ कर दिया गया है। और जो कि ये जो ओडिशा इतिहास किताब है ये लिखी गई है डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब जी के बारे में, जिनका आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे। नाउ ये जो बुक है ये ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उड़िया और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। नाउ अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है, और इसको ट्रांसलेट कौन कर रहा है हिंदी में, वो है श्री शंकर लाल पुरोहित जी। लेकिन बुक किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है हरे कृष्णा मेहताब जी के द्वारा। नाउ अब स्टैटिक पोर्शन को कवर करेंगे। जो ऑथर हैं ये हरे कृष्णा मेहताब जी, इनके बारे में जानेंगे। तो ये बहुत ही पॉपुलर फिगर रह चुके हैं अगर हम बात करें इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, और साथ ही साथ इन्होंने सर्व किया है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं लगभग 1946 से लेकर 1950 तक, और 1956 से लेकर 1961 तक। और इन्होंने किताब लिखी है ओडिशा इतिहास, कहाँ पर लिखी है, ये लिखी है इन्होंने अहमदानगर के फोर्ट जेल में थे जब इनको सज़ा सुनाई गई थी लगभग 2 साल की, 1942 से लेकर 1945 तक, तब इन्होंने ये किताब लिखी है। ओके, नाउ यहाँ पे उठ जाता है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ ओडिशा इतिहास। आप इजीली बता सकते हो, वो हैं डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब जी। सी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो को एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।